दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लालच वो बुरी आदत है जो किसी भी व्यक्ति में अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क करना ही भूल जाता है। और जब तक वो होश में लौटता है तब तक काफी समय निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी खुद की जीवन बर्बाद तो होती ही होती है और न जाने उसके साथ साथ और भी कितने लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। आज की सच्ची घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना होता है राजस्थान राज्य का। राजस्थान का एक शहर होता है कोटा, और इसी कोटा का एक थाना लगता है बोरखेरा। बोरखेरा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है खेराबाग, और इसी खेराबाग गांव के रहने वाला बनवारी लाल भिड़वाल। दरअसल ये बनवारी लाल जो कि मार्बल का एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। बनवारी लाल की पत्नी का नाम होता है भोली भाई। दरअसल बनवारी लाल का एक ही बेटा होता है जिसका नाम होता है विशाल। दरअसल विशाल जिसकी उम्र होती है करीब करीब 19 वर्ष, जो कोटा के शहर में रह करके डिप्लोमा की पढ़ाई करता है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं 2 मई के सुबह के समय की। दरअसल बनवारी लाल अपने काम के सिलसिले से सूरत शहर के लिए निकलता है। तभी शाम के करीब 4-5 बजे के आसपास विशाल अपने पिता बनवारी लाल के नंबर पे कॉल करता है। बनवारी लाल जब फोन उठाता है तो उधर से विशाल के जगह कोई और दूसरा व्यक्ति बात करता है। वो लड़का बनवारी लाल को आगे धमकी देते हुए कहता है कि दरअसल तुम्हारा बेटा विशाल मेरे कब्जे में है, मैंने उसका अपहरण कर लिया है। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत वापस चाहते हो तो तुम 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। और ध्यान रखना, तुम अगर पुलिस प्रशासन के पास गया, अगर पैसा का इंतजाम नहीं किया तो हम तुम्हारे बेटे विशाल को जान से मार देंगे। इससे पहले कि बनवारी लाल कुछ सवाल धमकी देने वाले व्यक्ति से पूछ पाता, उधर से वो फोन कट कर देता है। बनवारी लाल जब अपने बेटे के नंबर पे कॉल करता है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ देर का समय और बीतता है, फिर से दोबारा बनवारी लाल के फोन पे फोन आता है, और फोन करने वाला व्यक्ति बनवारी लाल से फिर से कहता है कि वो 15 लाख रुपया तुम जितना जल्दी हो सके तुम इंतजाम कर लो। पैसा तुमको कहां पर लाकर देना है हम शाम को 6-7 बजे में तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। और इस बीच में फोन रख देता है। बनवारी लाल को ऐसा लगता है कि शायद उसका बेटा उससे मजाक कर रहा है, इसीलिए बनवारी लाल अपनी पत्नी को फोन करता है और सारी कहानी बताता है। दरअसल उस पत्नी से यह भी वो बताता है कि तुम अपने भाई दिनेश के नंबर पे फोन करो और उससे कहो कि जाकर के विशाल के रूम पर जाकर देखे कि विशाल अपने रूम पर है या नहीं है। दरअसल भोली बाई का भाई जो दिनेश होता है, जो कोटा के शहर में ही रहता है, भोली बाई जब इस सारी कहानी अपने भाई दिनेश को बताती है, उसके बाद से दिनेश भी विशाल के कमरे पे जाता है। कोटा शहर के अंदर जो कमरा होता है, लेकिन दिनेश जैसे ही अपने भांजा विशाल के कमरे पे जाता है तो पता चलता है कि विशाल अपने रूम पर है ही नहीं। उसके रूम पार्टनर मनोज मीना से जब वो बातचीत करता है तो मनोज भी बताता है कि जब मैं कोचिंग से रूम पर वापस आया था विशाल यहाँ पे था ही नहीं। उसके बाद से दिनेश अपनी बहन वोली के नंबर पे कॉल करता है और सारी कहानी बताते हुए उसे कहता है कि तुम तुरंत थाने जाओ और जाकर के पुलिस प्रशासन को कंप्लेन करो। दिनेश जब अपनी बहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है, उसके बाद से शाम के करीब 7 बजे के आसपास इसी बोरखेड़ा थाने के अंदर जाती है और रोते बिलखते हुए सारी कहानी पुलिस वालों को बताती है। दरअसल रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को बताती है कि साहब, विशाल मेरा इकलौता बेटा होता है, आप किसी भी तरीके से मेरे बेटे को बचा लीजिए। इधर पुलिस को जब इस तरह की खबर पता चलती है कि विशाल एक करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा है, ये बात जानकर के पुलिस भी एकदम से परेशान हो जाती है। दरअसल पुलिस विशाल के अपहरण का मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, साथ ही साथ उसको खोजने के लिए जगह जगह छापेमारी करना शुरू कर देती है। दरअसल उसी रात को पुलिस करीब करीब 7 अलग अलग टीम बनाती है और सारे शहर के अलग अलग एरिया में फैल जाती है। पुलिस कई सारे गिरोह के लोगों को भी पकड़ती है, उन तमाम लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी विशाल के बारे में कुछ भी सुराग नहीं मिलता। और देखते ही देखते आखिरकार पूरी रात बीत जाती है। आखिरकार अब विशाल के बारे में पुलिस पता करने के लिए उसके रूम पर पहुंचती है, जहां पर कोटा शहर में उसकी रूम होती है, जहां पर रूम मालिक से पुलिस की मुलाकात होती है। पुलिस जब रूम मालिक से विशाल के बारे में आगे पूछताछ करती है तो रूम मालिक पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं पता है कि विशाल कहाँ गया है, किसके साथ गया है, लेकिन विशाल के 3 दोस्त हैं जो अक्सर वक्त बेवक्त उसके कमरे पर आया करते थे, जिनमें से एक का नाम होता है विक्रांत। विक्रांत जो बोरखेरा का ही रहने वाला है, वो आईटीआई की पढ़ाई कर रखा है। दूसरे का नाम होता है प्रदीप। प्रदीप तो वैसे भिंड का रहने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन बोरखेरा के भीतर एक किराए का मकान में रहता है और वहीं अपनी नौकरी की तलाश में था।
तीसरे व्यक्ति का नाम होता है लक्की। लक्की जो कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी करता है, बोरखेड़ा के भीतर एक किराए के मकान में वो भी रहता है। अब मकान मालिक जब इन तीनों के बारे में बता देता है पुलिस वालों को, तो उसके बाद से पुलिस अब विशाल के इन तीनों दोस्तों को हिरासत में लेती है और फिर इन तीनों से विशाल के बारे में आगे पूछताछ करती है। दोस्तों, इसके बाद तीनों पुलिस वालों को एक ही बात कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है कि हमारा विशाल के साथ में अच्छी दोस्ती था, अक्सर हम उसके कमरे पर भी जाया करते थे, शराब भी पिया करते थे, लेकिन अब यकीन मानिए कि हमें विशाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस इन तीनों से अलग अलग तरीके से तरह तरह सवाल पूछते हैं, लेकिन तीनों अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। तभी करीब 10 बजे के आसपास एक खबर पुलिस को मिलती है। दरअसल एक व्यक्ति थाने के अंदर कॉल करता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मानस गांव के झाड़ियों के अंदर एक लड़के की लाश पड़ा हुआ है। दरअसल मानस गांव जो बोरखेड़ा थाने से करीब करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पे होता है। पुलिस को जब इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पे जब पहुंचती है तो अपने साथ बनवारी लाल को भी लेकर के जाती है। दरअसल उस झाड़ी के भीतर जो लाश पड़ा तो था, लेकिन वो लाश औंधे मुंह होता है। पुलिस जब उस लाश को पलटती है और इधर बनवारी लाल जब उस लाश को देखता है तो देखते ही उसकी होश फाख्ता हो जाता है। दरअसल वो मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बनवारी लाल का ही बेटा विशाल होता है। अब विशाल के गले के ऊपर एक किसी तेज धारदार हथियार को चलाया तो गया ही था, बल्कि उसके चेहरे को भी काफी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। पुलिस उस घटना के बारीकी तरीके से तफ्तीश तो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन उस लाश को देख करके पुलिस इतना तो अनुभव कर लेती है कि उसकी हत्या कहीं और की गई है और लाश को यहां पर ला करके उसको ठिकाने लगा दिया गया है। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल करती है। दरअसल इधर पोस्टमार्टम हो जाती है, उसके बाद से पुलिस उस डेड बॉडी को बनवारी लाल के हवाले कर देती है और फिर अपराधियों के खोज में पुलिस सबसे पहले विशाल के मोबाइल नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकलवाती है। तो पता चलता है कि 2 मई को आखिरी बार विशाल के नंबर से एक फोन कॉल आया था। पुलिस जब उस नंबर का भी डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है जो कि बोरखेड़ा का ही रहने वाला होता है। दरअसल वो व्यक्ति जो सब्जी बेचने का काम किया करता है। पुलिस जब उस व्यक्ति से जाकर के पूछताछ करती है तो वो व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मैं इस नंबर पे फोन नहीं किया था, बल्कि 2 मई को करीब 10 बजे के आसपास मेरे पास 2-3 लड़के आए थे, उन्होंने ही मेरे से फोन लेकर के कहीं पर एक कॉल किया था। अब सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है तो उसकी बातों सुनकर के न जाने पुलिस को विशाल के तीनों दोस्त प्रदीप, लक्की और विशाल के तीनों विक्रम, इन तीनों दोस्त पे शक हो जाता है। इसी आधार पर विशाल के तीनों दोस्तों का मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकलवाती है। हालांकि पुलिस जब तीनों के मोबाइल डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि 2 मई को इन तीनों के साथ साथ विशाल के भी मोबाइल का लोकेशन एक साथ ही तीनों को दिखाई देता था। हालांकि पुलिस को जब इस तरह के सारे डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स को आधार बना करके फिर से विशाल के तीनों दोस्तों को हिरासत में लेती है और अब इन तीनों दोस्तों से काफी पुलिस सख्ती दबाव से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर के ये तीनों अपने अपनी सच्चाई को कबूल करते हैं। लेकिन जब ये हत्याकांड की पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताते हैं तो सच में इसको सुनने के बाद खुद विशाल के पूरे परिवार वाले भी चीख पुकार मचा करके रोने लगते हैं। विक्रांत के तीनों दोस्त जो विशाल के तीनों दोस्त बोरखेड़ा कर रहे हैं, इनको दोस्तों के पास एक लत होती है कि जम करके ये लोग शराब पिया करते थे। हालांकि इन तीनों के पास जब पैसा नहीं होता था तो छोटी मोटी चोरियां भी करने लगते हैं। दरअसल इन तीनों के भीतर एक शराब पीने की ही आदत नहीं होती है, बल्कि ये कहे कि जब कभी भी इनके पास थोड़े बहुत पैसा हो जाता है, कॉल कर लड़की को बुला लेते और फिर उन लड़कियों के साथ में अय्याशी भी करते। एक दिन जब विक्रांत अपने दोनों दोस्तों के साथ शराब के ठेके पे जाता है तो वहीं पे इन तीनों की मुलाकात विशाल से हो जाती है। दरअसल विशाल भी जो कभी कभार शराब पिया करता था, शराब के ठेके पर जब इन तीनों की विशाल से मुलाकात होती है, एक दूसरे से ये तीनों जब आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं विशाल से इन सब की दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है फिर से वक्त बेवक्त विशाल के कमरे पर ये तीनों जाने लगते हैं और उसके कमरे पर ही बैठ करके जम करके शराब भी पीने लगते हैं। जब कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन विशाल अपने तीनों दोस्तों को कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से होगी। इसकी वजह जब वो पूछते हैं तो विशाल अपने तीनों दोस्तों को बताता है कि दरअसल मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनको अपने बिजनेस में काफी फायदा हुआ है, ढेर सारा पैसा हुआ है।
इस बात पे आज पार्टी तो बनती ही है। इधर विक्रांत के दोनों दोस्तों को जब इस तरह की बातें पता चलती कि विशाल कोई छोटा मोटा घर का लड़का नहीं है, बल्कि करोड़पति घर का लड़का है और इकलौता संतान है। अब ये बात जान करके इन तीनों दोस्तों के दिमाग में लालच हो जाता है। शराब पीने के बाद जब ये तीनों अपने घर वापस आते हैं, अपने रूम पर आते हैं, रास्ते में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि विशाल के पापा के पास बहुत सारा पैसा है, हम कैसे भी करके वो पैसा अगर हम हासिल कर लेते तो हमारे लिए लंबे समय तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आखिरकार वो पैसा विशाल के पापा से कैसे हासिल करे। जब तीनों बैठ करके एक साथ बातचीत करते हैं तभी इन तीनों के दिमाग में एक खुरफाती दिमाग पैदा होता है। दरअसल विक्रांत अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि क्यों ना हम विशाल का ही अपहरण कर लेते हैं और फिर उसके पिता से करीब 15 लाख रुपए की डिमांड करेंगे, जो कि विशाल अपने माता पिता का इकलौता संतान है। माता पिता अपने इकलौते बच्चे के लिए 15 लाख तो क्या, करोड़ रुपया भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। बस यही बात सोच करके तीनों एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत सबसे पहले 2 मई के सुबह के समय करीब 10 बजे के आसपास बोरखेड़ा बाजार के अंदर ये लोग जाते हैं और एक सब्जी वाले से झूठ बोल करके कि हमें घर फोन करना है, एक मोबाइल लेते हैं और उसी मोबाइल से विशाल के नंबर पे कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि आज पार्टी करने का हमें मन कर रहा है, लेकिन पार्टी आज हम बाहर करेंगे और ये पार्टी भी हमारी ओर से होगा। पर बाहर जाकर के पार्टी करने के लिए जब ये बताते हैं, विशाल भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और फिर इनके बुलाए हुए जगह पे विशाल पहुंच जाता है। उसके बाद से तीनों दोस्त विशाल को लेकर के रामराजपुरा के खेत के अंदर जाते हैं और अपने साथ ढेर सारे शराब की बोतलें खरीद के ले जाते हैं। शराब में चारों बैठ करके जब एक साथ ही शराब पीने लगते हैं, उसके बाद से विक्रांत के दोनों दोस्त अपने प्लान के तहत सबसे अधिक मात्रा में शराब विशाल को पिला देते हैं। अब विशाल जब शराब पी करके काफी नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से 4 बजे शाम के आसपास विक्रांत खुद विशाल के ही फोन लेकर के उसके पिता बनवारी लाल का वहां से नंबर निकालता है, फिर उनको कॉल करता है। बनवारी लाल को धमकी देते हुए कहता है कि दरअसल तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, मैंने उसका अपहरण कर लिया है। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत वापस चाहते हो तो तुमको 15 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वरना मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। बस केवल इतनी सी बात कहने के बाद वो फोन कॉल कट कर देता है। फोन तो कट कर देता है, लेकिन तीनों को अब इस बात का डर सताने लगता है कहीं बनवारी लाल पुलिस के पास चला गया और इस बात की जानकारी पुलिस को पता चल गया तो फिर हम तीनों पकड़े जाएंगे। साथ ही साथ इन तीनों को यह भी बात डर सताने लगता है कि बनवारी लाल से अगर हम 15 लाख रुपया ले लेते हैं और विशाल को अगर जिंदा छोड़ भी देते हैं तो फिर विशाल पुलिस से कह करके हमें पकड़वा देगा। बस इतना ही सोच करके तीनों अपने पास से एक हथियार को निकालते हैं और उस हथियार को विशाल के गले पे रेत देते हैं, जिसकी वजह से विशाल की वहीं पर उस खेत के अंदर ही मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी इनको इस बात का डर सताता है कि अगर हम विशाल की लाश को कहीं फेंक देते हैं तो पहचान में आ जाएगा। इसलिए विशाल की पहचान को मिटाने के लिए इन तीनों ने मिलकर के एक सरिया लेकर के आता है, उसके चेहरे को बुरी तरीके से उसी सरिये से छितर बितर कर देता है। विशाल की जब डेथ हो जाती है उसके बाद से विक्रांत फिर से बनवारी लाल के नंबर पे कॉल करता है और उसको धमकी देते हुए कहता है कि तुम पुलिस के पास जाने की गलती भूल से भी नहीं करना, मैं दोबारा फोन करके तुमको बताता हूँ कि पैसे तुमको कहाँ लेकर के आना है। उसके बाद से तीनों मिलकर के विशाल की लाश को एक बोरिया के अंदर पैक कर देते हैं और वहां से अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से लेकर के मानस गांव के अंदर जाते हैं और मानस गांव की एक झाड़ी के अंदर ले जा करके विशाल की लाश को फेंक देते हैं और वहां से इन तीनों दोस्त अपने वापस घर लौट जाते हैं। जैसे ही अपने रूम पर लौटते हैं तब इनको पता चलता है कि दरअसल विशाल की मां थाने के अंदर जाकर पुलिस को बता चुकी है। अब सच में विक्रांत जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, उसके बाद से पुलिस विक्रांत के कहने पर उसके दोनों दोस्तों को भी अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन तीनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।